हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये सेगमेंट यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस सेगमेंट का लाभ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भाग लेने वाले अभ्यर्थी भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेगमेंट। दोस्तों, जनरल स्टडीज 1 के एक टॉपिक की बात करते हैं। ये टॉपिक है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2019। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। ठीक, तो ये SC ST के लोगों के साथ जो आपराधिक मामले हुए हैं उनके स्टेटस को बता रही है ये रिपोर्ट। ठीक, क्या स्थिति है ना। देखिए, 2018 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ अपराध के मामले में 7% की वृद्धि हुई थी, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 26% हो गई। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ जो अपराध हुए थे 2018 में, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि थी? 7, और 2019 में बढ़ के 26 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2018 के बाद 1.6% या 1.6% मामले रजिस्टर्ड हुए, दर्ज हुए। वर्ष 2018 के बाद कितने मामले दर्ज हुए? कितने प्रतिशत? 1.6%। सोच लीजिए आप। नेक्स्ट, वर्ष 2019 में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के साथ सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में हुए। इसके बाद राजस्थान और फिर बिहार में ऐसे मामले सामने आए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अपराध में फर्स्ट आया है उत्तर प्रदेश 2019 में, जो कि सुन करके हमें भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट आया है भाई राजस्थान और फिर बिहार। ठीक, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ सबसे अधिक केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। उसके बाद राजस्थान और फिर ओडिशा में। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लोगों के केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर ओडिशा में। ठीक है, रजिस्टर्ड हुए हैं, पता है उसका लोगों को। नेक्स्ट है, देखिए, अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के साथ अश्लील हरकतों में राजस्थान प्रथम, उत्तर प्रदेश द्वितीय तथा मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर रहा। देखो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मतलब रूम। ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसमें भाई? महिलाओं के साथ जो ये सब होता है, जो कि आप सुन ही रहे हैं लगातार न्यूज़ में। अब हाथरस की घटना तो ज्वलंत मुद्दा बनी हुई है आजकल, है ना, तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर यूपी, फिर इसके बाद से वहाँ पे हुआ है मध्य प्रदेश में। ये 2019 की बात बता रहे हैं, और 2020 का जो स्टेटस है वो क्या है, ये अभी देखने वाली बात है ना। देखिए, नेक्स्ट, आदिवासी महिलाओं के साथ अश्लील हरकतों के सबसे अधिक मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। ठीक, कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश। देखो भाई, आदिवासी इलाका वो है छत्तीसगढ़, है ना, नाम सुना होगा। तो छत्तीसगढ़ से लगा इलाका है मध्य प्रदेश, राज्य है। और पहले तो दोनों एक थे, अब अलग हुए हैं, है ना। तो जो डेवलपमेंटल फैसिलिटीज़ हैं वो तो मध्य प्रदेश में ही मिल सकती हैं, छत्तीसगढ़ में तो उतना होगा नहीं, इसलिए मध्य प्रदेश भागते होंगे लोग। तो इसलिए यहाँ पे मध्य प्रदेश को बेचारे को बलि का बकरा बनना पड़ा, है ना। नेक्स्ट और लास्ट आंकड़ा, साइबर अपराधों में वर्ष 2019 में 63.5% की वृद्धि हुई है। कितनी भाई? 63.5% की वृद्धि। सोच लो, साइबर अपराध। ठीक है,
अब चलिए GS2 पे चलते हैं। टॉपिक है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन स्कीम। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। ठीक है, अब देखो, ये आपको हम बताते हैं, ये ST और SC लोगों के लिए है और ये मेनली स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ और स्टार्टअप्स को प्रमोट करती है ये स्कीम। ठीक है, उद्यमिता पर ST और SC के लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए इस स्कीम को बनाया गया। ठीक है, ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। किस मंत्रालय द्वारा? MSJE, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, इसके द्वारा ये योजना वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च की गई है और ये फंड अनुसूचित जाति के लोगों के उद्धार के लिए बनाया गया है। ठीक, वेंचर कैपिटल फंड। ठीक, ये बना कब था? 2014-15 में, है ना। अब योजना के देखो उद्देश्य सुन लीजिए आप लोग। पहला है अनुसूचित जाति के लोगों, खासकर दिव्यांगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना। दूसरा, वर्ष 2024 तक टेक्नोलॉजी के जरिए 1000 इनोवेटिव आइडियाज को प्रोत्साहित करना। तीसरा, विज्ञान और तकनीकी विभाग के जरिए बिजनेस इंक्यूबेटर्स का अस्तित्व सुनिश्चित करना। ठीक, बिजनेस इंक्यूबेटर्स का होना इस स्कीम के तहत जरूरी है। नेक्स्ट, स्टार्टअप आइडियाज को तब तक लिबरल इक्विटी सपोर्ट देना जब तक वे वाणिज्यिक स्तर तक ना पहुंच जाएं। ठीक है, कॉमर्शियल लेवल पे ना पहुंच जाए जब तक वो आइडिया, तब तक हमें क्या करना है? लिबरल इक्विटी फंड उनको देना है। ठीक है, ये उद्देश्य है। लाभ देखिए। पहला, इस योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के जरिए 4 वर्षों तक अनुसूचित जाति के 1000 ऐसे छात्रों की पहचान की जाएगी जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज हों। ठीक है, सबसे पहले तो यही किया जाएगा क्योंकि 2024 तक का टारगेट इसके लिए सरकार ने रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसे छात्रों को 3 वर्षों तक 30 लाख रुपए का इक्विटी फंड दिया जाएगा जिससे वे अपने स्टार्टअप आइडियाज को वाणिज्यिक स्तर तक पहुंचा सकें। कितने वर्ष तक दिया जाएगा? 3 वर्ष तक। कितना रुपया? 30 लाख। ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ये आंकड़ा आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, सफल लोगों को 5 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड दिया जाएगा। ठीक, 5 करोड़ रुपए का। इस योजना हेतु छात्रों की योग्यता कैसे सुनिश्चित की जाएगी? क्या क्या होगी योग्यता? पहली देखिए, वे छात्र जिन्हें किसी प्राइवेट या सरकारी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स द्वारा चुना गया हो। ठीक है, कुछ इनोवेटिव छात्र होते हैं लेकिन जिनको प्राइवेट टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर या सरकारी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर में से किसी एक के द्वारा भी चुना गया है तो उनको इस योजना के तहत लिया जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे छात्र जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन या स्मार्ट हार्डवेयर हैकाथॉन के तहत पुरस्कृत किया गया हो। ठीक है, 2 प्रोग्राम्स हुए थे दोस्तों, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन और स्मार्ट हार्डवेयर हैकाथॉन प्रोग्राम्स। ठीक है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कराया था। ठीक, अगर इसके तहत किसी छात्र को पुरस्कार मिला है तो वो भी इस योजना के तहत लाभार्थी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे छात्र
जिनके इनोवेटिव आइडियाज सामाजिक व आर्थिक विकास के उद्देश्य से अत्यंत लाभकारी सिद्ध हों और उनकी पहचान टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स द्वारा की गई हो। ठीक है, तो मतलब ऐसे हों जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल हों, है ना, ये चीज़। नेक्स्ट, ऐसे छात्र जिनके स्टार्टअप्स को CSR फंड के जरिए कोई भी निजी कंपनी सहायता दे रही हो, ऐसे भी छात्र जो हैं इस योजना के तहत क्या बन सकते हैं, लाभार्थी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये खत्म हो गया हम लोग का टॉपिक। देखिए GS3 का टॉपिक ले रहे हैं हम, गवर्नमेंट बोरोइंग। ठीक है, अब ये समाचार में क्यों रहा है? वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे कोविड-19 संकट के बीच अपने व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 4.34 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। कितना? 4.34। ठीक, इससे सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों पर अडिग रह सकेगी। ठीक है, क्या लक्ष्य था? ध्यान से सुनिए। केंद्र ने बजट 2020 में मंजूर किए गए 60.8 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले मई में उधार लक्ष्य को संशोधित कर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया था। ठीक है, 7.8 करोड़ की बात कही थी कि ये इतना तो हम उधार लेंगे, ये कब कहा गया था? बजट में। लेकिन अब इसको मई में संशोधित करके कितना कर दिया गया? 12 लाख करोड़। देखिए ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की जो एग्जाम्स होते हैं उनके हिसाब से ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 3.5% हुआ है, जो पिछले वित्त वर्ष में GDP के 3.8% से कम था। ठीक, अब देखिए पलायन खंड या एस्केप क्लॉज क्या है। देखिए समझिए इसको। पलायन खंड, इसमें सरकार को अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय अपने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को 0.5% अंकों तक सीमित करने की छूट मिलती है। ठीक है, वो डिलिमिट कर सकती है अपने उसको, वित्तीय घाटे को। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट बोरोइंग क्या है। ये सरकार द्वारा लिए गए उस उधार के अंतर्गत आता है जो बजट दस्तावेज में निहित पूंजी प्राप्तियों के तहत आता है। सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स जारी करके ऐसे उधार लेती है। कैसे उधार लेती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और ट्रेजरी बिल को जारी करके। ठीक, और किस तरह से उधार लेती है? पूंजी प्राप्ति के करके उधार लेती है, पूंजी प्राप्त करके। ठीक, अब देखिए अलग टॉपिक है ये दूसरा, क्या है? ज़ॉम्बी फायर। ज़ॉम्बी फायर क्या है ये समझिएगा आप। ये एक ऐसी आग है जो आर्कटिक सर्कल में लगी है। ठीक, ये जो उत्तरी ध्रुव के अनउर्वरक क्षेत्र हैं वहाँ पे से फैलते फैलते आर्कटिक सर्कल में आ गई है ये आग। ये ऐसी आग है जो पहले तो अंडरग्राउंड लगती है
और उसके बाद धीरे धीरे ये आग सतह तक प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये आग अब चिंता का कारण क्यों बनी है ये आपको जानना जरूरी है। ये आग दोस्तों चिंता का कारण इसलिए बनी है कि अब ये आग उस आग निरोधी क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। आग निरोधी क्षेत्र में जो वनस्पति हैं, काई हैं, झाड़ियां हैं जो लोगों के लिए उपयोगी भी हो सकते हैं, उनको प्रभावित कर रही है ये आग। इसीलिए ये चिंता का विषय है और ये आग ग्लोबल वार्मिंग का एक महत्वपूर्ण कारण भी बन सकती है। इसलिए ये आग चिंता का विषय बन गई है या सबब बन गई है। ठीक है, अब इसके लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहले इस आग के विषय में विश्व स्तरीय समझ होनी चाहिए। इसको विश्व स्तर का मुद्दा माना जाना चाहिए। ठीक। दूसरा, विश्व के देशों के आपसी सहयोग की आवश्यकता है इस आग से निजात पाने के लिए। ठीक। तीसरा, इसको महत्वपूर्ण माना जाए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी मुद्दे को हम गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक हम उस मुद्दे की ना तो तह तक पहुंच सकते हैं और ना ही उस मुद्दे को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये है ज़ॉम्बी फायर, है ना। अब देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट्स हैं वो हम आपको बताते हैं। एक है नेचुरोपैथी। देखो, नेचुरोपैथी क्या है कि जैसे आप लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, होम्योपैथिक उपचार होते हैं, ये सुना है, आयुर्वेदिक उपचार कराते हैं, यूनानी, ये सारे के सारे जो उपचार हैं वो नेचुरोपैथी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो अब नेचुरोपैथी को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया? दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि 18 नवंबर को नेशनल नेचुरोपैथी दिवस या नेशनल नेचुरोपैथी डे मनाया जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने इसी दिन 1945 को नेचुरोपैथी को अमल में लाने की बात कही थी और नेचुरोपैथी से सारे जो रोग हैं उनके निदान को प्राथमिकता देने की बात कही थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नेचुरोपैथी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मोस मिसाइल। देखो दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल डीआरडीओ और भारत की डीआरडीओ और रशिया के या रूस के एनपॉम द्वारा बनाई गई। ठीक है, इसका परीक्षण सबसे पहली बार 2001 में हुआ था। ठीक है, वर्ष 2001 में सबसे पहली बार इसका परीक्षण हुआ था। ये ध्वनि की स्पीड के 3 गुना इसकी स्पीड है। कितनी है? ध्वनि की स्पीड का 3 गुना है इसकी स्पीड। दोस्तों, इसको सेना के कोई भी अंग यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग सेना के किसी भी अंग द्वारा किया जा सकता है, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। ठीक, इस मिसाइल को एक बार लॉन्च कर दिया गया तो इसे गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, ये इसकी खासियत है। ठीक है, ये विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कौन सी? ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, पहले तो इसकी जो रेंज थी, मारक क्षमता थी, वो 300 किलोमीटर की थी, लेकिन अब कितनी है? 450 से लेकर के 600 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसकी एक और खासियत ये है कि इस मिसाइल को दिन और रात किसी भी समय लॉन्च किया जा सकता है और ये मिसाइल ऐसी है जो
कितना भी खराब मौसम हो, खराब से खराब मौसम में भी ये मिसाइल अच्छे से काम कर सकती है। ये ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये टॉपिक खत्म हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, पावर ग्रिड। देखिए, पावर ग्रिड दोस्तों एक मिनी रत्न कंपनी है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम या गुड़गांव में है। ठीक है, गुड़गांव कहाँ पड़ेगा भाई? हरियाणा में। ठीक है, पावर ग्रिड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूछा जा सकता है। क्यों न्यूज में रहा ये न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि जो पावर ग्रिड कंपनी है उसने पावर मिनिस्ट्री या बिजली मंत्रालय के साथ एक एमओयू साइन किया था ताकि आपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो के एग्जीक्यूशन के विषय में सलाह ले सके सरकार से, फाइनेंसिंग उसकी अच्छे से हो जाए। ठीक है, ये इन सारी चीज़ों के लिए उसने सरकार के बिजली मंत्रालय के साथ एमओयू साइन किया था। जो ये पावर ग्रिड कंपनी है, इसको 23 अक्टूबर 1989 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है वो बनी थी। ठीक है, ये अब दोस्तों ये मिनी रत्न कंपनी है, ये आप जानते होंगे। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसको मिनी रत्न कंपनी की संज्ञा कब दी गई थी? 23 अक्टूबर 1989 में। ठीक है, आज दोस्तों पावर ग्रिड जो कंपनी है वो टेलीकॉम का भी काम करती है। किस नाम से करती है? पावर टेल के नाम से। किस नाम से? पावर टेल। ठीक है, और पावर ग्रिड जो कंपनी है वो जितनी बिजली भारत में बनती है उसका 50% कौन बनाती है? पावर ग्रिड कंपनी बनाती है। ठीक है, तो ये है पावर ग्रिड कंपनी के बारे में। एक है दोस्तों डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांसमिशन। डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांसमिशन एजेंडा, इसमें किसने किसने साइन किया है? किस किस देश ने? एक तो भारत है और एक नीदरलैंड है। इन दोनों ने इसको साइन किया है। ठीक है, तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो कि हमने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत आपको बताया। कोशिश की है कि अच्छी तरीके से कवर किया जाए, लेकिन कुछ भूल चूक हो सकती है, उसे आप माफ़ भी करेंगे और इस सेगमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी आप उठाएंगे, ये हमें आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम भी लहरा पाने में भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।